तो स्वागत है आप सबका आपके इस चैनल अनुनय अकेडमी पर। मेरा नाम अनुनय शर्मा। आज हम 10th की इलेक्ट्रिसिटी के कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन आंसर्स लेंगे। कौन से वाले? जितने टॉपिक मैंने अभी तक आपको वीडियो में डाले हैं उनके बेस के ऊपर जो क्वेश्चंस बन सकते हैं उनमें से कुछ थोड़े से क्वेश्चंस लेंगे। और एक और बात मैं आपसे कह दूं कि जैसे ये चैप्टर खत्म होगा ना, जैसे इसकी थ्योरी पोर्शन खत्म हो जाएगा, इसका कंसेप्ट खत्म हो जाएगा, तो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो बहुत मदद करेंगे आपको आपके फाइनल एग्जाम्स के लिए। आइए क्वेश्चन देखते हैं। 1 मार्क के लगभग कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, हाउ इज अ वोल्ट मीटर कनेक्टेड इन द सर्किट टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस। भाई एक वोल्ट मीटर कैसे कनेक्ट होता है, पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए कैसे कनेक्ट होता है? भाई सीधी सी बात है, वोल्ट मीटर जब भी कनेक्ट होगा कनेक्टेड पैरेलल कैसे कनेक्ट होगा? इट इज कनेक्टेड पैरेलल। तो इसको हम कनेक्ट करते हैं पैरेलल में। अब ये पैरेलल क्या होता है ये तो आपको शायद अभी नहीं मालूम, लेकिन पैरेलल और सीरीज क्या होता है ये मैं आपको जल्दी आने वाले वीडियो में डिटेल में समझाऊंगा। अभी आप इसको ऐसे रख लो। सो जब क्वेश्चन आएगा हाउ इज वोल्ट मीटर कनेक्टेड, वोल्ट मीटर क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने का एक इंस्ट्रूमेंट। ये कैसे कनेक्ट करना है? सर्किट में पैरेलल कनेक्ट करना है। तो आंसर ऐसे लिखना है, a voltmeter is always connected in parallel to the circuit across the points between which the potential difference is to be measured। जिनमें भी potential difference measure करना होगा ना, वहां पे उन पॉइंट्स के बीच में हम इसको पैरेलल कनेक्ट करते हैं। अच्छा, इसी के सिमिलर क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है, हाउ इज अ एमीटर कनेक्टेड इन द सर्किट टू मेजर द। एमीटर से क्या मेजर करते हैं? करंट। टू मेजर द करंट, तो एमीटर को हम सीरीज में और वोल्ट मीटर को पैरेलल में। इधर ध्यान, इधर एमीटर को सीरीज में, एमीटर सीरीज, वोल्ट मीटर पैरेलल, वोल्ट मीटर पैरेलल। डन। ऑलराइट जी, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये कह रहा है, व्हाट इज मेंट बाय सेइंग दैट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज 1 वोल्ट। भाई ये क्वेश्चन कैसे भी दे सकते हैं। फिर से देखो, व्हाट इज मेंट बाय सेइंग दैट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स इज 1 वोल्ट। भाई कुछ नहीं पूछ रहा है, ये इतना पूछ रहा है कि 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस को डिफाइन करो, बस। ये इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछ सकता है, डिफाइन 1 वोल्ट। तो आंसर दोनों का एक ही। आप कैसे डिफाइन करेंगे? 1 वोल्ट क्या होता है? देखो, 1 जूल अपॉन 1 कूलम इज इक्वल टू 1 वोल्ट। अब यही तो है। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स इज 1 वोल्ट। दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस को कहेंगे हम 1 वोल्ट है। कब? when 1 जूल ऑफ वर्क इज डन, when 1 जूल ऑफ वर्क इज डन। किस लिए? टू मूव ए चार्ज फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर, टू मूव ए 1 कूलम चार्ज फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर। क्या है ये मैं समझा देता हूं, कंसेप्ट फिर दे सकता हूं। यहां अगर 1 कूलम चार्ज पड़ा हुआ है, इसको यहां से लेके मुझे यहां जाना है, तो यहां से लेके जब मैं इसको दूसरे कोने तक लेके जाऊंगा, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेकर के जाऊंगा, धीरे धीरे लेके जाते हैं, उसके बारे में अभी हम बात नहीं करेंगे। तो उसके लिए जितना काम करना पड़ेगा, अगर वो काम 1 जूल है तो हम कहेंगे पोटेंशियल डिफरेंस इज सेड टू बी 1 वोल्ट व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज डन टू मूव अ 1 कूलम चार्ज फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर। इज इट ओके? इजी सिंपल डेफिनेशन। अगर अभी भी इसके समझ में कुछ डाउट है तो पिछला वीडियो जाके देखना। फाइन, नेम ए डिवाइस दैट हेल्प्स टू मेंटेन द पोटेंशियल डिफरेंस। उस डिवाइस का नाम बताओ जो पोटेंशियल डिफरेंस, जो मेंटेन द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर। अरे यार बच्चों, ये समझो पोटेंशियल डिफरेंस होता क्या है? बताया था ना आपको, एनर्जी। कौन सी एनर्जी? एक्सटर्नल एनर्जी। कौन सी? एक्स्ट्रा एनर्जी के लिए हमें उस एनर्जी के लिए कोई सोर्स लगाना पड़ता है जो इलेक्ट्रॉन को धक्का देता है आगे चलने के लिए। हाँ या ना? याद आई? हाँ जी। तो वो जो एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी है उसे हम क्या कहते हैं? उसे या तो हम कहते हैं सेल। अगर एक लगा है तो, अगर एक से ज्यादा सेल लगे यानी 2 और मोर देन 2 सेल्स लगे हो तो हम उसको क्या कहते हैं? हम उसको क्या कहते हैं? हम उसको कहते हैं बैटरी। सो पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करने के लिए या तो आप सेल लगाएंगे या बैटरी लगाएंगे। आंसर लिखना है कुछ इस तरह से। पोटेंशियल आंसर ऐसे ही लिखना है। इस ढंग से आंसर लिखते हो तो कहीं मार्क्स कटने की कोई गुंजाइश कभी नहीं होती। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए कंडक्टर कैन बी मेंटेन्ड बाय मींस ऑफ ए बैटरी कंसिस्टिंग ऑफ 1 और मोर सेल्स। 2 या 2 से ज्यादा सेल्स हो तो बैटरी, एक ही सेल है तो सेल। अब इधर ध्यान दो, मोबाइल में क्या करते हो? पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करते हो। क्यों? आप कहते हो बैटरी डिस्चार्ज हो गई है, चार्ज करना है। जब आप बैटरी चार्ज करते हो तो आप कर क्या रहे हो? एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी आपके मोबाइल को काम करने के लिए जो चाहिए, आप पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन कर रहे हो। कुछ घड़ियां हैं जिनमें सेल डलता है। जब घड़ियों में आप सेल डालते हो, सेल क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करने का एक इंस्ट्रूमेंट, पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करने का एक एनर्जी का एक इंस्ट्रूमेंट। तो ये सेल हो या बैटरी हो या मोबाइल रिचार्ज हो या घड़ी का रिचार्ज हो या घड़ी में सेल डालना हो, ये सारे के रिचार्ज का मतलब रिचार्ज दोबारा जो चार्ज करते हैं उसको कहते हैं हम रिचार्ज। तो उसको हम कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। और वो पोटेंशियल डिफरेंस कौन मेंटेन करता है? बैटरी या सेल। इजी। तो सिंपल
लिखने का ढंग इधर इधर इधर, लिखने का ढंग सही होना चाहिए। पता है आपको आंसर, अगर लिखने का ढंग गलत है तो इंप्रेशन नहीं आता यार, इंप्रेशन भी चाहिए। लिखने का ढंग सही, लिखने का ढंग सही। सो ले लो इसका क्या कहते हैं उसको, स्क्रीनशॉट लेना है तो चलिए, इजी है। लेकिन आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंस्टिट्यूटिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज। अरे यार ये बताओ कि अगर मेरे पास 1 कूलम चार्ज हो तो उसमें कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ऑलराइट, हमें यह मालूम है कि 1 इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है इतना, कितना 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला ये कहता है कि Q इज इक्वल टू N इंटू E। याद रख लो इसको, Q इज इक्वल टू N इंटू E। Q तो आपको मालूम है चार्ज, N क्या है, नंबर, नंबर। ये दिस N कैन बी 1 2 ओके 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 ओके, दिस N कैन बी 1 2 3 4 एनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और मेनी मोर। और ये क्या है, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। सो आपको ये याद रखना पड़ेगा, आपने एक चार्ज, 1 इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना है, 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। ये हमारे पास बात होगी। अब ये कह रहा है कि n निकालो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सो यहां से देखो, दिस इंप्लाइज, क्या इंप्लाइज, n कितना हो गया, n हो गया Q अपॉन E, Q अपॉन E। तो लिख लो Q अपॉन E। अब यहां से आंसर आ गया बेटा, n इज इक्वल टू Q मुझे गिवन है, कितना गिवन है, ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो 1 कूलम। तो Q की जगह मैंने लिख दिया 1 कूलम। इलेक्ट्रॉन का मेरे को मालूम है चार्ज कितना है, 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ तो 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ ये मैंने यहां लिख दिया चार्ज। ये रहा, n इज दिस। कहां से आया, इधर से, n इज दिस। किस फार्मूले से आया, यहां से। इजी। अब सवाल होता है सर ये सॉल्व भी तो करना है, सॉल्व कैसे करोगे, आइए सॉल्व भी समझते हैं, यहीं से समझते हैं। ओके, सिंपल करते हैं इसको। ओके, इसको सिंपल करने के लिए मैं थोड़ा ऊपर कर देता हूं, जगह बन गई। अब इसको सिंपल कर लेते हैं। ये कह रहा है, तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना है मुझे, देखो 1 कूलम को तो 1 कूलम ही रहने दो, 1.6 को 1.6 यहीं रहने दो, 10⁻⁻⁹ है। अगर ये ऊपर जाएगा, अगर ये ऊपर जाएगा तो माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस। याद है ना, साइन चेंज हो जाते हैं। तो मैं इसको ऊपर ले गया, ये हो गया 10⁻⁹। यहां तक ठीक है, यहां तक ठीक है। थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं भाई, थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं। अब मैं ये जो यूनिट्स हैं, कूलम जो लिखा हुआ इसको हटा रहा हूं, केवल रख रहा हूं 1 इंटू 10⁻⁹ अपॉन ये रहा 1.6। मुझे पॉइंट हटा देना इसका। अगर मैं इसका पॉइंट हटा दूं तो यहां आया 16, यहां एक 10 मल्टीप्लाई हो गया, हो गया, हाँ जी हो गया। चलिए, अगर ये एक 10 मल्टीप्लाई, इसको मैं मिटा रहा हूं, इसको मिटा रहा हूं। अगर आपको ये से फिर से करना होगा तो प्लीज थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा पीछे जाकर के। फाइन, यहां तक पहुंच गए। ओके सर, ये अभी भी समझ में नहीं आ रहा, थोड़ा और सॉल्व कर लो, कर लेते हैं। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, 1 इंटू 10, ये 1 और 10 मैंने इकट्ठे कर दिए, इंटू भाई ये 10, ये नीचे देखो, नीचे आ गया 16, ये हो गया 10⁻⁹ आप कह रहे हैं सर 10⁻⁹ को मैं ऐसे ही रहने दूं, मेरे पास बचा 10 डिवाइडेड बाई 1.6। अच्छा नहीं लग रहा सर, नहीं आ रहा डिवाइड करने, थोड़ा और आसान कर लो, और आसान कर लेते हैं। इधर से एक 10 इधर लो, इधर से एक 10 उधार लो इधर, इधर से एक 10 उधार लो इधर। चलिए लेते हैं। अगर मैंने इधर से एक 10 उधार लिया, देखो ये वाला 10 तो पहले ही था, मल्टीप्लाइड बाई इधर से एक 10 और उधार लिया, इधर लिख लिया। तो इसमें 19 में से एक 10 मैंने उधार ले लिया, तो इसमें कितना बचा, 19 में से एक माइनस हो जाएगा, 18 ही तो बचा। आई बात समझ में। और ये रहा 16। अब 10 इंटू 10 कितने होते हैं, 100। 10 इंटू 10 कितने हो गए, 100 अपॉन 16 लिख सकता हूं ऐसे, इंटू 10⁻⁸। थोड़ा डिटेल में दे रहा हूं, वैसे मैं समझता हूं कि आपको आता होगा, लेकिन जिनको नहीं आता है वो इधर समझ लें। 16 से जब हम 100 को डिवाइड करेंगे ना, करके देखो, करके देखो, इतना तो आता ही होगा। 16 को से 100 को जब हम 16 से डिवाइड करेंगे, सॉरी 100 को जब हम 16 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आता है बेटा 6.25। ये हो गया इसका आंसर। और ये जो बाकी बचा है इसको ऐसे ही साथ में जाने दो, ये बन गया आपका आंसर 6.25 इंटू 10⁻⁸ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ आंसर, ऐसे लिखते हैं। सो ये रहा आंसर 6.25 इंटू 10⁻⁸। क्या पूछा गया था, इलेक्ट्रॉन्स। तो ये इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये n n n n इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इजी, फाइन, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये भी 1 मार्क का है। डिफाइन द यूनिट ऑफ करंट। अरे यार यूनिट ऑफ करंट सिंपल है, ये ऐसे भी आ सकता है, डिफाइन 1 एम्पियर।
यूनिट ऑफ करंट क्या होता है? एम्पियर। सो 1 एम्पियर को कैसे डिफाइन करते हैं? व्हेन ए चार्ज ऑफ 1 कूलम फ्लोज थ्रू ए कंडक्टर इन 1 सेकंड, व्हेन ए चार्ज ऑफ 1 कूलम flows through a conductor in 1 second, current is said to be 1 ampere। कुछ याद आया? कुछ याद आया पिछले 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 लेक्चर में? When a charge of 1 coulomb flows through a conductor in 1 second, current is said to be 1 ampere। When a charge of 1 coulomb flows through a conductor in 1 second, current is said to be 1 ampere। लिखने का ढंग ये है। Define the unit of current, तो आप लिखेंगे SI unit of electric current is ampere। ये जब भी लिखागा define the unit of current, मतलब ये केवल SI यूनिट को डिफाइन करने की बात कर रहा है। तो यहां लिख देना SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज एम्पियर। इट इज डिफाइंड एज व्हेन ए चार्ज ऑफ 1 कूलम व्हेन ए चार्ज ऑफ 1 कूलम फ्लोज थ्रू ए कंडक्टर इन 1 सेकंड, देन द करंट इज सेड टू बी 1 एम्पियर। इजी जा रहा है ना? आसान है? अगर आसान लग रहा है ना तो बहुत अच्छी बात है, नहीं लग रहा है तो बार बार सुनना याद हो जाएगा। व्हाट डज एन इलेक्ट्रिक सर्किट मीन? मैंने आपसे बात की थी इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है। इलेक्ट्रिक सर्किट एक ऐसा सर्किट जिसमें से करंट फ्लो कर सके। सीधी बात में, ऐसा सर्किट जिसमें से करंट फ्लो कर सके उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट में क्या क्या हो सकता है भाई? इलेक्ट्रिक सर्किट में इलेक्ट्रिक बल्ब हो सकता है, रेजिस्टेंस हो सकती है, स्विच हो सकता है, हाँ जी, यहां तक कि एमीटर एंड वोल्ट मीटर भी हो सकता है, हाँ जी हो सकता है। लेकिन अब इसको सिंपल भाषा में, इतनी सारी चीजों को नहीं रखना बीच में, एक ही चीज सिंपल। एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज ए कंटिन्यूअस एंड क्लोज्ड पाथ ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट। बात खत्म। एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज ए कंटिन्यूअस, लगातार हो, टूटा हुआ ना हो, क्लोज हो यानी कि स्विच ऑन हो, पाथ ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट। स्विच ऑन होगा तभी तो करंट फ्लो करेगा, तब हम करेंगे इलेक्ट्रिक सर्किट। ओके, लेकिन अगर ये स्विच ऑन ना हो, ओके, इफ द इलेक्ट्रिक सर्किट इज कंप्लीट, अगर इलेक्ट्रिक सर्किट कंप्लीट है, स्विच ऑन है, देन करंट कैन फ्लो थ्रू द सर्किट, तभी तो करंट फ्लो करेगा ना भाई। लेकिन अगर ये सर्किट कहीं से टूट जाए, ब्रोकन हो जाए, देन या हम इसके स्विच ऑफ कर दें, देन द करंट स्टॉप्स फ्लोइंग, तब करंट फ्लो नहीं करता। लिखने का ढंग नोट कर लीजिएगा। आगे आते हैं। विल करंट फ्लो 2 और 3 मार्क्स के क्वेश्चंस का, 2 और 3 मार्क्स के क्वेश्चंस की बात कर रहा हूं मैं। 2 नंबर में भी आ सकता है, 3 मार्क्स में भी आ सकता है। विल करंट फ्लो मोर इजिली थ्रू ए थिक वायर, जरा सुनना, ध्यान से सुनना, इधर ध्यान देना। विल करंट फ्लो मोर इजिली थ्रू ए थिक वायर और ए थिन वायर? भाई थिक वायर से करंट ज्यादा अच्छे से फ्लो करेगा, थिन वायर से ज्यादा अच्छे से फ्लो करेगा ऑफ द सेम मटेरियल। अगर दोनों ही वायर्स एक ही मटेरियल की बनी हुई हैं, एक ही सोर्स में लगाई हुई है, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट यानी एक ही पोटेंशियल डिफरेंस पे है, एक ही बैटरी से हैं, तो मेरे को ये बताओ कि थिक वायर से ज्यादा करंट फ्लो करेगा या थिन वायर से? बहुत सिंपल है। करंट फ्लो के लिए जिम्मेदार कौन है? रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस ज्यादा होगी तो करंट फ्लो कम होगा, रेजिस्टेंस कम होगी तो करंट फ्लो ज्यादा होगा। तो हमने देखना है थिक वायर की रेजिस्टेंस ज्यादा होगी या थिन वायर की रेजिस्टेंस ज्यादा होगी। तो हमें समझना पड़ेगा, हमें मालूम है दिस रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये देखो, ये है थिक वायर, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो गया, हो गया, हो गया। ये है थिन वायर, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा है, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम है, और रेजिस्टेंस ये कह रही है कि आई एम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। यानी अगर एरिया ज्यादा होगा, इनवर्सली का मतलब क्या होता है? उल्टा। उल्टा मतलब एक बढ़ेगा तो दूसरा कम हो जाएगा, एक बढ़ेगा तो दूसरा कम हो जाएगा। एरिया बढ़ गया तो रेजिस्टेंस कम होगी। थिक वायर का एरिया ज्यादा है थिन वायर का? आप बताओ, थिक वायर का ज्यादा है थिन वायर का? नेचुरली थिक वायर का एरिया ज्यादा है। थिक वायर का अगर एरिया ज्यादा है तो इसकी रेजिस्टेंस कम होगी, रेजिस्टेंस कम है तो करंट ज्यादा फ्लो करेगा ना। समझ में आई बात? तो आंसर सामने आ गया। द करंट विल फ्लो मोर इजिली थ्रू ए थिक वायर। क्यों? क्योंकि इसका एरिया ज्यादा है और रेजिस्टेंस एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब एरिया जितना ज्यादा होगा उतनी रेजिस्टेंस कम होगी, और जितनी रेजिस्टेंस कम होगी उतना अच्छा, उतना बेहतर, उतना ज्यादा करंट फ्लो कर पाएगा। सो आंसर इज दिस। सो the current will flow more easily through a thick wire as compared to the thin wire of the same material when connected to the same source। language ये वाली language questions वाली इधर भी, it is due to the reason that the resistance of a thick wire is less, thick wire की resistance is less than that of the thin wire because we know R is inversely proportional to the area of cross section। एरिया ज्यादा यानी वायर थिक, एरिया कम यानी वायर थिन। फिर से एरिया ज्यादा वायर थिक, एरिया ज्यादा मतलब वायर थिक है, एरिया अगर कम है तो मतलब वायर थिन है। तो थिक वायर से इजीली करंट फ्लो होता है।
और आई जी, ऑन व्हाट फैक्टर्स डज द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड। यार ये तो कितनी बार किया है। रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड अपॉन इट्स लेंथ, एल कहते हैं हम इसको। लेंथ ज्यादा, रेजिस्टेंस ज्यादा। इट डिपेंड्स ऑन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए से अभी किया, एरिया ज्यादा, रेजिस्टेंस कम। द नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर, इस बारे में भी मैंने बहुत डिटेल में बात की। अभी सीधे सीधे क्वेश्चन का आंसर कैसे करना है वो उसी के ऊपर ज्यादा फोकस करेंगे। और एक पॉइंट आप इधर लिख लो, इट डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर ऑल्सो। टेम्परेचर के ऊपर कैसे डिपेंड करती है, नहीं मालूम तो पिछले लेक्चर में जाने का। ओके फाइन। 2 और 3 मार्क्स का अगला क्वेश्चन, लेट द रेजिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक कंपोनेंट रिमेन्स कांस्टेंट। ऑलराइट, क्या कह रहा है ये, मान लेते हैं रेजिस्टेंस है किसी इलेक्ट्रिक कंपोनेंट की आर, ये कह रहा है इसको कांस्टेंट रख लो, इसको बदलना नहीं। कांस्टेंट का मतलब रेजिस्टेंस को नहीं बदलना। अच्छा जी, नहीं बदलेंगे आप कह रहे हैं, तो ठीक है। व्हाइल द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टू एंड्स ऑफ द कंपोनेंट डिक्रीजेस टू हाफ ऑफ इट्स फॉर्मर वैल्यू, यानी पहले की वैल्यू मतलब जब रेजिस्टेंस आर है तो मान लेते हैं पोटेंशियल डिफरेंस वी है। जब रेजिस्टेंस आर है तो पोटेंशियल डिफरेंस वी है। ये कह रहा है इस रेजिस्टेंस को रखो जी कांस्टेंट। कोई बात नहीं भाई साहब, हमने कांस्टेंट रख दी। अब कह रहा है ये पोटेंशियल डिफरेंस चेंज हो गया। हम सिर्फ पोटेंशियल डिफरेंस चेंज कर रहे हैं। कितना चेंज कर रहे हैं, डिक्रीजेस टू हाफ ऑफ इट्स फॉर्मर वैल्यू। ये जो इसकी वैल्यू है इसका आधा हो गया। हमने क्या किया, पोटेंशियल डिफरेंस को जो इतनी ये वैल्यू इसका आधा हो गया, यानी हमारे पास एक नया पोटेंशियल डिफरेंस आ गया v डैश। ये किसके बराबर होगा, जो ओरिजिनल था पहले का था उससे हाफ, यानी v/2। यहां तक बात समझ में आ गई। चलो मैं इसको थोड़ा ऊपर कर देता हूं, ऐसे कर लेते हैं। ओके, यहां तक बात समझ में आ गई, हाफ होगी v डैश। तो जब रेजिस्टेंस r थी, पोटेंशियल डिफरेंस v था, तो लेट अस से करंट फ्लोइंग वाज I। अब ये सीधी बात होगी, मेरे पास ये चीज, ये एक फैक्टर चेंज होगा, v डैश इज इक्वल टू v/2। तो बाकी तो हमको मालूम ही है ना यार, हमें मालूम है I डैश नया करंट क्या होगा, नया करंट होगा, नया पोटेंशियल डिफरेंस दैट इज v डैश। और रेजिस्टेंस पुरानी ही, क्योंकि उसने बोला रेजिस्टेंस को बदलना नहीं है, तो रेजिस्टेंस पुरानी ही। चलिए, तो हमने क्या किया, v डैश की जगह क्या लिख दिया, v डैश की वैल्यू कितनी थी, ये थी ना v/2, ये रख दी। सॉल्व कर लो, क्या आ गया, v अपॉन क्या आया मेरे पास, v/2r। लेकिन आपको मालूम है v/r तो I के बराबर होता है, तो v/r की जगह क्या लिख दिया मैंने, I। क्या लिख दिया, I और 2 रह गया ऐसे ही, तो मेरे पास आंसर आ गया I/2। यानी कि अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस को हाफ करूं तो करंट भी हाफ हो जाएगा। ऐसे सॉल्व करना है इसको। लेकिन यार एक बात सुनो, यही क्वेश्चन अगर एमसीक्यू में आ जाए तो इतना टाइम लगाओगे सॉल्व करने के लिए, नहीं रखना इतना लगाना। ये कंसेप्ट और समझ लो जाते जाते, वैसे मैंने समझाया है अपने पिछले लेक्चर में, एक बार फिर समझो। हमें मालूम है v इज प्रोपोर्शनल टू I, याद है। हमें मालूम है, हम इसको लिख सकते हैं I इज प्रोपोर्शनल टू v। तो यही आ जाओ, मैंने किया I इज प्रोपोर्शनल टू v। फिर से आ जाओ, एमसीक्यू में ये क्वेश्चन आ रहा है तो इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, इतना टाइम खराब नहीं करना, 1 सेकंड में आंसर आएगा। कंसेप्ट समझ लेना। ये कह रहा है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब है अगर v बढ़ेगा उतने ही फैक्टर से I भी बढ़ेगा। v जितने फैक्टर से बढ़ेगा उतने ही फैक्टर से I भी बढ़ेगा। उल्टा भी तो है, v जितने फैक्टर से कम होगा उतने ही फैक्टर से I भी तो कम होगा। ये कह रहा है v कम हो गया, हाफ हो गया उसका, तो करंट भी तो उसका हाफ हो जाएगा। तो सीधा ये टिक करना, बात करना खत्म। लेकिन अगर आपके पास क्वेश्चन आ रहा है, भाई ये क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन ये कह रहा है, फिर तो और क्वेश्चन ऐसे भी तो आ सकता है। देखो, हमें मालूम है I इज प्रोपोर्शनल टू, ऐसे भी तो आ सकता है। इसी क्वेश्चन को मैं बदल दूं और मैं कहूं R इज कांस्टेंट, पोटेंशियल डिफरेंस से लिखा हाफ, मैंने नहीं लिखा, मैंने कहा पोटेंशियल डिफरेंस इज डबल। मैंने क्या कहा, पोटेंशियल डिफरेंस इज डबल। चलिए, अगर पोटेंशियल डिफरेंस डबल है तो इधर डबल करके देख लेते हैं। अगर पोटेंशियल डिफरेंस डबल है तो मतलब ये इसका कितना हो गया, 2 टाइम्स। ये इसका कितना हो गया भाई, 2 टाइम्स ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस। तो जितने फैक्टर से पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा उतने फैक्टर से करंट भी बढ़ेगा, तो करंट भी 2 टाइम्स हो जाएगा। बात समझ में आई। अगर पोटेंशियल डिफरेंस 3 टाइम्स हो गया तो करंट 3 टाइम्स, अगर पोटेंशियल डिफरेंस 5 टाइम्स हो गया तो करंट 5 टाइम्स। सीधी बात, यहीं से एमसीक्यू में यहीं से कर देना है, इस चक्कर में सॉल्व करने के चक्कर में नहीं पड़ना। लेकिन अगर ये एमसीक्यू नहीं है, ऐसे क्वेश्चन आया तो आपको ये सॉल्व करके दिखाना होगा। समझ में आ रही है बात, इजी हो रहा है, आई एम श्योर इजी तो हो रहा है। अरे सुनो, हाँ इधर वो क्या करते हैं उसको मुझे मालूम नहीं क्या कहा, सब्सक्राइब, शेयर, लाइक, कमेंट करना मत भूलना। चलते हैं अगले सवाल पे। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, अगेन 2 to 3 मार्क्स का।
विच अमंग आयरन एंड मर्करी इज ए बेटर कंडक्टर? भाई बेटर कंडक्टर कौन सा होता है? जिसकी रेजिस्टेंस कम होती है। रेजिस्टेंस किसकी कम होती है? जिसकी रेजिस्टिविटी कम होती है। तो आयरन और मर्करी में से अगर हम देखें तो हम कहेंगे आयरन इज ए बेटर कंडक्टर देन मर्करी। क्यों? क्योंकि आयरन की रेजिस्टिविटी कम है। आयरन की रेजिस्टिविटी मरकरी से कम है। रेजिस्टिविटी कम तो मतलब रेजिस्टेंस कम, रेजिस्टेंस कम मतलब ज्यादा करंट फ्लो कर सकता है, ज्यादा करंट फ्लो कर सकता है मतलब बेहतर कंडक्टर होगा, हाँ या ना? ओके, अगला क्वेश्चन, विच मटेरियल इज द बेस्ट कंडक्टर? कौन सा मटेरियल सबसे बेस्ट कंडक्टर? ये भी आपको बताया, सबसे अच्छा कंडक्टर है चांदी। अब होगी आपकी चांदी ही चांदी, सिल्वर चांदी। क्यों भाई? सिंपल आंसर है, जितने भी मटेरियल हमारे पास अभी अवेलेबल हैं उनमें से सिल्वर की रेजिस्टिविटी लीस्ट है, यानी सबसे कम है। अगर रेजिस्टिविटी लीस्ट है तो रेजिस्टेंस लीस्ट, रेजिस्टेंस लीस्ट है तो करंट द मोस्ट, यानी बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इज इट ओके? ये 2 नंबर के क्वेश्चन बनते कैसे हैं? 1 नंबर के क्वेश्चन 2 इकट्ठे कर दो तो 2 नंबर के क्वेश्चन बन गए, या 2 नंबर या 2 मार्क्स का एक बड़ा क्वेश्चन दे दो, इतनी सी बात है। यानी 1 मार्क के क्वेश्चन भी बहुत सारे कर लें तो उसी में से 2 मार्क्स के क्वेश्चन आ जाते हैं, आते ऐसे हैं, इसलिए समझा रहा हूं। 2 to 3 marks again. Draw a systematic diagram of the circuit. सर्किट की डायग्राम बनानी है भाई। कंसिस्टिंग ऑफ ए बैटरी होनी चाहिए। कितनी बैटरी है? देखो 3 सेल्स की होनी चाहिए और हर सेल 2 वोल्ट है, ये ध्यान में रखना है। ए 5 ओम रजिस्टर, एक 5 ओम का रजिस्टर होना चाहिए, एक 8 ओम का रजिस्टर होना चाहिए, एक 12 ओम का रजिस्टर उसमें कनेक्ट होना चाहिए। उसमें आपने की भी लगानी है और उसको आपने सीरीज में कनेक्ट करना है, कनेक्टेड इन सीरीज। सीरीज और पैरेलल में फिर आपको बता दूं, सीरीज और पैरेलल अगले वीडियो में आप तक डिटेल में आ रहा है, अभी ऐसे ही समझ लो। तो एक ढंग तो ये हमने क्या किया, एक रेजिस्टेंस लगा दी, ये दूसरी रेजिस्टेंस लगा दी, सर्किट चला यहां से यहां से यहां से, ये तीसरी रेजिस्टेंस लगा दी। इसने कहा जी प्लग की लगाओ, तो उसको ऐसे करते हैं, इसको दिखाया हमने क्लोज्ड क्लोज्ड क्लोज, ओपन नहीं रखना है। सर्किट का डायग्राम जब भी बनाना है, जब तक उसने लिखा ना हो कि ओपन सर्किट बनाना है तब तक ये क्लोज्ड, तब तक इसको लिखा, अगर लिखा है उसने ओपन बनाना है तब ये अंदर का डॉट नहीं लगाना, अगर नहीं लिखा है तो डॉट लगाना पड़ेगा। ये और ये लगा दी। देखो ये पहला सेल, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, ये दूसरा सेल, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तीसरा सेल पॉजिटिव नेगेटिव, तो ये 2 वोल्ट 2 वोल्ट 2 वोल्ट, टोटल कितना हो गया? 6 वोल्ट यहां लिखना पड़ेगा आपको। पहली रेजिस्टेंस 5 ओम, दूसरी रेजिस्टेंस 8 ओम, तीसरी रेजिस्टेंस 12 ओम। क्या कोई और तरीका हो सकता है? इसको किसी और ढंग से बना सकते हैं? ये यही ढंग है भाई, किसी और ढंग से भी बना सकते हैं। आइए बनाते हैं, अगर और ढंग से बनाते हैं तो बना ही लेते हैं। मुझे मालूम है आपको आता है, पर चलो फिर भी ट्राई करते हैं। मैंने क्या किया, पहले एक रेजिस्टेंस लगाई, ये एक रेजिस्टेंस R1, ये मैंने लिख दी R1 कितनी है जी? 5 ओम, ये लिख दिया। इसी के साथ मैंने ये दूसरी रेजिस्टेंस लगा दी, इस रेजिस्टेंस को कितना कहा है इसने? R2 8 ओम, ये मैंने लिख दी R2 इज इक्वल टू 8 ओम, यहां तक ठीक है। इसी के साथ मैंने तीसरी रेजिस्टेंस लगा दी और इसको मैंने लिख दिया R3, कितना गिवन है मेरे को? 12 ओम। यहां तक बात समझ में आई? सीधा लगा दो ऐसे। फिर अब इसको कनेक्ट करना है तो ये लो, ये लो, क्लियर होगी बात? यहां तक बात समझ में आ गई? यहां आ जाओ, देखो यहां पे लगा दो जी स्विच और इसके अंदर कर दो, ये हो गया क्लोज, ये हो गया हमारा स्विच जो पूछा था इन्होंने प्लग की। अब कह रहा है सीरीज मतलब एक साथ, सीरीज मतलब एक साथ, एक लाइन में एक साथ। अभी इतना ही समझना है, सीरीज मतलब जिसमें से सेम करंट फ्लो करता है, वो हम समझेंगे अगले वीडियो में। अभी ऐसे समझना है, सीरीज मतलब एक साथ, एंड टू एंड, एक रेजिस्टेंस के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड, दूसरा डायरेक्टली कनेक्टेड, तीसरा, और तीनों सीधे कनेक्टेड बैटरी से, यानी पोटेंशियल डिफरेंस के लिए। तो अब यहां एक बैटरी बना देते हैं। तो बैटरी बनाने में क्या दिक्कत है? 3 सेल कह रहा है, ये एक सेल, एक बड़ी एक छोटी, ये पॉजिटिव और नेगेटिव, फिर ये दूसरा पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, दूसरा सेल, फिर ये तीसरा पॉजिटिव तीसरा नेगेटिव, ये रहा कनेक्शन हो गया पूरा। ऐसे भी आप इसको बना सकते हैं। देखो जरा सब कुछ आ गया। की के ऊपर लिख दो के, क्योंकि ये की है। इधर लिख दो 2 to 4 to 6, पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया इसका? 6 वोल्ट। ये सारी चीजें मार्क कर दो। ऐसे भी बना सकते हो, ऐसे भी बना सकते हो, जैसे आपका मन करे वैसे बनाओ। कनेक्टेड रखना आसान बहुत है, ध्यान इधर रखना, बहुत सिंपल, बहुत आसान है। अगले सवाल पर, When a 12 volt battery is connected across an unknown resistor, ये देखो रेजिस्टेंस का मालूम नहीं भाई, ये कह रहा है हमको रेजिस्टेंस नहीं मालूम। 12 वोल्ट बैटरी, यानी मुझे पोटेंशियल डिफरेंस तो पता है, रेजिस्टेंस नहीं पता। अब आगे क्या कह रहा है? देयर इज ए करंट 2.5 मिली एम्पियर। भाई करंट भी गिवन है, मेरे पास है कितनी चीजें? I है, V है,
आर है, तीन चीजें हैं एक फॉर्मूले में, तीन चीजें हैं। इन तीनों चीजों में से कोई भी दो चीजें गिवन हो तो तीसरी निकाल सकता हूं, हाँ या ना। फाइंड द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालनी है या उसको रेजिस्टर कह लो, उसकी वैल्यू निकालनी है। तो पहले देखो इसमें से तीन चीजें मालूम है। करंट मालूम है, हाँ जी। करंट कितना गिवन है इसने, 2.5 मिली एम्पियर गिवन है, हाँ जी गिवन है। ये जो मिली एम्पियर है, इधर ध्यान, जब भी आपने सॉल्व करना है क्वेश्चन एसआई यूनिट में सारा, कहां एसआई यूनिट, कहां एसआई यूनिट। सो ये मिली एसआई यूनिट क्या है करंट का, एम्पियर। इस 2.5 मिली एम्पियर को अगर मुझे एम्पियर में बदलना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा भाई, 2.5 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 10⁻³ अब बनाइए एम्पियर में, ये करंट बदल लिया मैंने एसआई यूनिट में। पोटेंशियल डिफरेंस इसने मेरे को गिवन है, कितना गिवन है, 12 वोल्ट ऑलरेडी है एसआई यूनिट में। अब रेजिस्टेंस निकाली जा सकती है, तो देखो लिखना कैसे है, पहले लिखना है गिवन। गिवन सबसे पहला काम किसी भी न्यूमेरिकल में, किसी भी न्यूमेरिकल में गिवन, गिवन जो जो चीजें वो लिख लो। गिवन मुझे गिवन है V = 12 वोल्ट, मुझे गिवन है सर्किट करंट I कितना 2.5 मिली एम्पियर, इसको मैंने बदलना एम्पियर में, यानी 10⁻³ आपको मालूम ही होगा मिली एम्पियर = 10⁻³ एम्पियर, ये जरूर पता होगा। अब लगा दिए फार्मूला, फार्मूला क्या है, R = V/I, ये तो मालूम है। अभी क्या, R = V/I, R = V/I, V की जगह V की वैल्यू रख दी 12, ये गिवन है। I की जगह I की वैल्यू रख दी 2.5 × 10⁻³ सॉल्व करेंगे 4800 ओम आएगा। लेकिन आप बोल गए सर थक जाते हैं, सॉल्व करने नहीं आता, बहुत टाइम लगता है, आसान करो। लीजिए आसान करते हैं, इसको सॉल्व कैसे करना है आसान कर देते हैं। ये लो आसान, चलिए ये मेरे पास आया देखो 12/2.5 × 10⁻³ यहां तक ठीक है, ये लिखा मैंने, ये V है, ये I है, ये किसके बराबर है, R के। रेजिस्टेंस जो भी इसको सॉल्व करके आएगा वो रेजिस्टेंस होगी। ये -3 है, ऊपर ले जाते हैं ना, प्लस करते हैं, इसको प्लस करते हैं। सो इसको अगर मैं प्लस करूं तो मैं लिखूं 10⁻, ऊपर चला जाएगा 10⁻³ हो जाएगा। 10⁻³ का मतलब क्या है, 1 2 3 zeros यानी 1000, तो मैंने 12 इंटू लिख दिया 1000, ये हो गया 10⁻³ जब ऊपर गया। इज इट ओके, इज इट ओके, क्लियर है। चलो ऐसे नहीं करना तो एक स्टेप और कर लेता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। मैंने लिखा 12 × 10⁻³ अपॉन 2.5 नीचे रह गया, ये बात समझ में आई। अब 2.5 नीचे रह गया, 10⁻³ को मैं ऊपर ले गया तो वो हो गया 10⁻+3। अब इसको और सॉल्व कर दो सर जी, कर लो यार, इसमें दिक्कत क्या है। चलो 10⁻³ को मैंने सॉल्व कर लेता हूं, मेरे पास आ गया 12 × 1000 अपॉन, देखो 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 ध्यान दीजिए 2.5 है, 2.5 का डेसिमल हटाओ, डेसिमल हटाऊंगा तो ऊपर 10 जाएगा। अरे भाई 2.5 हम लिखते हैं, इसका डेसिमल हटाना तो कैसे लिखते हैं, 25/10। जब मैं इधर लिखूंगा 25/10, 2.5 10 ऊपर जाएगा, हाँ जी जाएगा, तो इधर से हटा देता हूं ना, ये मैंने इसको इधर से हटा दिया, इधर ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया 10। इतनी बात समझ में आ गई। हाँ, तो अब तो सीधा हो गया 25 4 100 और ये 0 साथ में लगी 100, 25 4 आगे 0 बची 0। अब 12 से 4 को मल्टीप्लाई करो, 12 4 48, कितनी 0 बची, 2, एक ये वाली एक वाली, ये लगा दिया, ये हो गया आंसर 4800 ओम। बहुत सिंपल यार, बहुत सिंपल। फिर से याद दिला दूं, जैसे ये चैप्टर कंप्लीट होगा, इस चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आंसर्स आप तक लेके आऊंगा विद सॉल्यूशंस। बने रहिएगा, ये जय हिंद।